नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल पीईटी 2025 के लिए आदित्य निरंजन सर जी की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें इतिहास के पोर्शन में आपके 22 क्वेश्चन कवर हो चुके थे। क्लास जो है ब्रेक डाउन हो गई थी कुछ जो है इशू की वजह से, तो उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे 23वें प्रश्न से। बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप लोग इस बुक को कवर कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीधे तौर पर यहीं से मिलने वाले हैं। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आपसे बार-बार की तरह यही निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहिएगा। 23वां प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? यानी सीधे तौर पे पूछा गया इंडिका की रचना किसने की थी? जवाब हो जाएगा आपके इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर उत्तर दिया गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यहाँ पर जो है आंसर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि जो है मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ जो है पुस्तक और उसके लेखक दिए गए, जैसे मेगास्थनीज आपकी इंडिका की रचना की थी, फायान आपके फोकोकी ने की थी, वेन्सांग जो है सियूकी की रचना किया था। तो इस तरह से जो है आंसर आपका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीतिसार यानी राजनीति के तत्व जिनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना। जब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा कामनंदक। ठीक है ना, कामनंदक हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ लेखक और उसके उनके पुस्तक दिए गए देख लेते हैं। जो है कामनंदक ने लिखा था नीतिसार, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, और श्री हर्ष ने जो है तीन ही पुस्तक लिखे हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। हर्ष ने जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीन ही पुस्तक की रचना की है, और बार बार ये प्रश्न में बनता है, जो है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग मार्क कीजिएगा। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न दिया गया है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा, ध्यान रखिएगा, हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो इसका जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राखी गढ़ी। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, राखी गढ़ी। व्याख्या इसकी देखते हैं। दिया गया है, राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी में उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा की बस्तियों के साक्ष्य मिले, जिसमें हकरा मिट्टी यानी कि हकरा मिट्टी के बर्तन इस काल की विशिष्ट विशेषता है। 26वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, माना है जाता है कि सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध है ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया? यानी जो है लास्ट अपने अंतिम दिनों में 6 साल तक कहाँ रुके थे? जवाब हो जाएगा आपका डुंगेश्वरी गुफा में। सी ऑप्शन सही होगा, कहां पर? डुंगेश्वरी गुफा में रुके थे। देखते हैं इसकी व्याख्या। गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्यवर्षेणा कहा जाता है। ठीक है ना। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है बोध गया, यानी जिसे उर्वेला भी कहते हैं, में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह से इसकी व्याख्या क्लियर हो जाती है। 27वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन की जो है पहली राजधानी थानेश्वर थी। बी ऑप्शन सही होगा, थानेश्वर। देखते हैं, हर्षवर्धन जो कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जो है शासन किया था। थानेश्वर के बाद कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है ना, पूछा जाता है उसकी दूसरी राजधानी क्या थी, तो कन्नौज थी, और पहली आपकी थानेश्वर थी। 606 ईस्वी में हर्ष ने जो हर्ष संवत की स्थापना की थी, हर्ष संवत। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता, जवाब हो जाएगा यह जो है चिकित्सा से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है, किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। देखते हैं इसकी व्याख्या। चरक संहिता को आयुर्वेद का जनक
महर्षि चरक द्वारा लिखा गया था। यह ग्रंथ आयुर्वेद के सिद्धांतों, रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? जवाब हो जाएगा ये था आपका रोपड़। ऑप्शन यहां से डी से कौन था? रोपड़ था। देखते हैं इसकी व्याख्या। रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी। किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। तथा 1953 से लेकर 1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने उसका उत्खनन किया था। तो उत्खनन के बारे में ही बार बार पूछा था। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत में खोजा गया उत्खनन दूसरा जो है स्थल कालीबंगा था। तो पहला कौन था? रोपड़ था। दूसरा क्या था? कालीबंगा था। तीसवां प्रश्न दिया गया है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो जो है यह प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ जो है हरिशेर द्वारा की गई थी। ठीक है ना? किसके द्वारा? हरिशेर द्वारा। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। इसमें कुल जो है 33 पंक्तियां हैं। यह प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि व शुद्ध संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, में लिखी गई है। आगे देखते हैं, इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। यानी समुद्रगुप्त जिन जिन राज्यों पर विजय किया गया था उनके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? ठीक है ना? 1500 पहले वर्ष पहले लिखा गया था क्या? महावीर के अनुयायियों की शिक्षाओं के बारे में। यह कहां पर है? किस स्थान पर है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है वल्लभी गुजरात में है। सी ऑप्शन से कहां? वल्लभी गुजरात में है। इसकी जो है डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जैन ग्रंथों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया था। महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों, जिन्हें जो है गणधर कहा जाता है, ने बाद में जैन आगमों में इनकी रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर का दिया गया है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और हटोदती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, इसे जो है ब्रह्मवर्त कहते हैं। ये ऑप्शन से क्या कहते हैं? इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है। दिया गया है, सरस्वती व उसकी सहायक नदी दृष्टवती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा जाता है। मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु व उसकी सहायक नदी के क्षेत्रों में निवास करते थे, जिसे सैपसंधव प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? जवाब हो जाएगा आपका खानवा के युद्ध में लड़ाया था। ये ऑप्शन से कहां पर लड़ाया था? खानवा के युद्ध में जो है लड़ाया था। देखते हैं, बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध, इन सभी युद्धों में बाबर विजय हुआ था। कौन कौन युद्ध लड़ा था? जैसा कि आपको पता है, उसने जो है 4 इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े थे। तो चारों के बारे में देख लेते हैं। दिया गया है, पहला जो है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को लड़ा था, जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। दूसरा चंदेरी का युद्ध, जो है 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था, मेदिनी राय के बीच। तीसरा जो है था आपका घाघरा का युद्ध था, जो कि 6 मई 1529 को लड़ा था, महमूद लोधी का के बीच। और चौथा जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। आगे देखते हैं,
बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? कौन सा? दक्कन का दरवाजा, ठीक है ना, यानी बुरहानपुर में स्थित है असीरगढ़ का किला। जवाब आ जाता है ऑप्शन सी, यह जो है आशा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। आशा अहीर के द्वारा यह बनवाया गया था। देखते हैं इसकी व्याख्या। यह किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 12 मील उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। यह किला अपनी मुगल वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जो इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इस तरह से जो है इसकी व्याख्या पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा, ध्यान रखिए, पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था? तो यह था आपकी शाहजहां के समय में। सी ऑप्शन सही होगा। किसके समय में था? शाहजहां के समय में। देखते हैं इसकी व्याख्या। संगमरमर के पत्थरों एवं दीवार पर हीरे, जवाहरात व अर्थ कीमती पत्थर जड़कर की गई फूलों की नक्काशी एवं सजावट को पित्रा ड्यूरा कहते हैं। शाहजहां जो कि 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया था, का काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना। स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण काल किसी काल को कहते हैं? शाहजहां के काल को। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जवाब हो जाएगा, तब जो है भारत पर मुगल सम्राट हुआ करते थे, यानी मुगलों का जो है उसमें शासन हुआ करता था। ये ऑप्शन सही है। देखते हैं इसके बारे में। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर कब से कब तक शासन किया था? 1556 से 1605 तक। आगे देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? राल्फ फिंच था, ठीक है ना। कौन था? राल्फ फिंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया है? तो सबसे अधिक समय तक जो है दिल्ली में जो है तुगलक वंश ने किया है, ठीक है ना। किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक जो है वंश जो चला था वो था आपका तुगलक वंश। देखते हैं यहाँ पर कुछ सबके वंश दिए गए हैं, तुगलक या दिल्ली सल्तनत के सभी वंश दिए गए हैं और सभी क्रम से दिए गए हैं। देखिए क्रम से मिलाने के लिए आया था, तो पहले गुलाम आया था, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इस तरह से जो है मिलान के लिए क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला था, यानी 84 वर्ष चला। दूसरा, उसके बाद खिलजी वंश आया था 1290 से 1320 तक, 30 वंश तक चला। फिर 1320 से 1412 तक जो है तुगलक वंश चला था, 92 वर्ष तक चला था। फिर सैयद वंश 1414 से 1450 तक, 36 वर्ष तक चला था। और उसके बाद लोधी वंश आया था 1450 से 1526 तक, वही जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। तो जो है लोधी वंश की जो है समाप्त हो गई थी। तो सबसे अधिक चला था क्या? तुगलक वंश। और सबसे कम की बात किया जाए तो खिलजी वंश चला था, सबसे कम खिलजी वंश चला था। इन दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया कर दोबारा कौन लगाया था? क्योंकि अकबर ने जो है जजिया कर समाप्त कर दिया था, तो इसे दोबारा कौन लगाया था? जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने लगाया था। बी ऑप्शन सही है, औरंगजेब ने जो है दोबारा से जजिया कर लगा दिया था। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, यानी जो है जो मुसलमान नहीं थे उनसे वसूला जाता था। अकबर ने 1564 ईस्वी में इस कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में, 1564 में समाप्त हुआ था लेकिन 1679 में इसे पुनः लागू कर दिया था। मुगल काल में जजिया कर को अंतिम रूप से उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 में हटाया गया था। फिर उसे जो है अंतिम में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा
इसका कौन सा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। यानी आईने अकबरी जो है यह अकबरनामा का एक खंड है। तो कौन सा खंड है? जवाब हो जाएगा यह जो है इसका तीसरा खंड है। कौन सा खंड है? तीसरा खंड है, जिसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। देखते हैं इसको पूरा। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है, सबको पता है, सिंपल सा प्रश्न है। आईने अकबरी के 5 भाग हैं, ध्यान रखिएगा इसको। इससे कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। इसका 5वां भाग जो है अबुल फजल की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही बताना है आपको। देखिए इस तरह से मिलाने के लिए आ जाता है, कालानुक्रम आ जाता है। तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है। पहला दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले जो है किसका शासन था? तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो इल्तुतमिश था, पहले नंबर पर इल्तुतमिश था। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी था। तीसरे नंबर पर जो है आपका अकबर था, माफ कीजिएगा शेरशाह सूरी था, क्योंकि जो हुमायूं के समय शेरशाह सूरी था। और चौथे नंबर पर अकबर था, तो चौथे नंबर का अकबर हो जाएगा। ये तीसरा है शेरशाह सूरी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। देखते हैं, इल्तुतमिश का समय जो है था आपका 1211 से 1236 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। फिर शेरशाह सूरी 1540 से 1555 तक। और जो अकबर 1542 से 1605 तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? बहुत बार ये पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा शिवाजी के समकालीन जो है तुकाराम थे। बी ऑप्शन यहां से कौन थे? तुकाराम जी थे। इसकी व्याख्या की बात की जाए तो तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्हें महाराष्ट्र में तुकाबा राय और तुकोबा यानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, खिज्र खां दिल्ली के शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था खिज्र खां? तो यह जो है सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां से सीजिएगा, यह जो है सैयद वंश से संबंधित है खिज्र खां। देखते हैं, खिज्र खां जो तैमूर लंग का सेनापति था, 1398 ईस्वी में भारत आक्रमण के समय उसके साथ आया था। जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था, उसी के साथ जो है खिज्र खां भारत आया था। 1414 ईस्वी में उसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में सैयद वंश की स्थापना की थी तथा रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि रैयत आला की उपाधि धारण की थी। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो है खिज्र खां ने ही धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। दिया है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के तथा एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? अब देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उस समय जो है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा की राजधानी क्या थी, लेकिन कितना इसमें घुमाया गया है। जवाब हो जाएगा, उस समय जो है मराठा की राजधानी पूना थी, जिसे जो है पुणे भी कहा जाता है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पूना या पुणे। देखते हैं इसके बारे में। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में की थी तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। मराठा साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का था, जिसकी नियुक्ति छत्रपति द्वारा की जाती थी। बाद में पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1722 ईस्वी में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो ये जो है 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दी गई थी। किसको? सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी आगरा की जो है सूबेदारी। देखते हैं, आमेर के राजा जयसिंह मुगल शासक जहांगीर
शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में थे। शाहजहां ने उन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी और औरंगजेब ने उन्हें 7,000 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। ठीक है, तो यह जो है किसने जो है अपने सहयोगियों को करवाया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है सोमनाथ लिहाड़ी ने कहा था। ठीक है ना, सोमनाथ लाहिड़ी ने जो है ऐसा किया था। यहाँ जो है डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। सोमनाथ लिहाड़ी एक भारतीय राजनेता, लेखक और भारतीय साम्यवादी पार्टी के नेता थे। वे बंगाल से संविधान सभा के सदस्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? ठीक है ना, तो सबसे पहले भारत में फायान आया था, नंबर 1 पे ये हो जाएगा। उसके बाद जो है हेनसांग आया था, नंबर 2 पे ये हो जाएगा। उसके बाद टॉमस रो आया था, तो नंबर 3 पे ये हो जाएगा। इस तरह से आपका सी ऑप्शन रहेगा, दूसरा, तीसरा और पहला। अब यहाँ पर सन की भी बात हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले जो है फायान आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये भी बार बार पूछा जाता है। और कब आया था? 399 ईस्वी में। वेनसांग की अगर बात करते हैं तो हर्षवर्धन के काल में आया था और 629 ईस्वी में आया था। फिर जो है सर टॉमस रो आपके जहांगीर के शासन में आए थे और 1615 में आए थे। तो इस तरह से जो है यहाँ भी क्लियर हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 27 नंबर का दिया गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? नहीं है, ध्यान रखिए, जोड़ा सही नहीं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दिया है 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो यह जो है सही नहीं है। बाकी जो है 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और शक संवत की शुरुआत जो है 78 में हुई थी। लेकिन जो है औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं तो 2 साल पहले हुई थी। कब? 1709 में ना होकर 1707 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो यह आंदोलन जो है आपका कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से सी सही है, ये सही है, जिसे कलकत्ता आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखते हैं, सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक गांधी जी थे तथा इसे पेश भी गांधी जी ने ही किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, 1913 में हिंदू गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित था? तो हिंदू जो है गदर पार्टी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय था। 1913 में लाला हरदयाल, ध्यान रखिए इस नाम को बार बार पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। गदर पार्टी ने गदर नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित। 50वां प्रश्न दिया गया है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसकी बात कर रही है, बंदेल चर्च की बात है, जिसे किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदेल चर्च जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। देखते हैं, बंदेल बंगाली शब्द बंदर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। यह पुर्तगाली बस्ती के एकमात्र अवशेष चर्च, बेसिलिका और मठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी?
तो जो है सिपाहियों के द्वारा की गई थी, इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी। देखते हैं पूरा व्याख्या। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों द्वारा की गई थी। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस लेक्चर के बारे में यहाँ हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। इस बुक में जो है इसके बारे में डिटेल भी दी गई, हर चैप्टर का डिटेल भी दिया गया है, सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं है। तो अगर आप चाहेंगे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो हम इसका जो है डिटेल वीडियो भी लाएंगे, जिसमें जो है एमसीक्यू के साथ साथ जो है पूरा इतिहास डिटेल होगा, भूगोल के सेक्शन में पूरा भूगोल डिटेल होगा। तो उससे भी आप लोग कवर करना चाहें तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको हम कवर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन जहां किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वास्को डी गामा का मकबरा अगर बात करते हैं तो यह जो है कोच्चि केरल में स्थित है। सी ऑप्शन सही है, कोच्चि में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो 17 मई 1498 में समुद्री मार्ग से गुजरात जो है पथ प्रदर्शन अब्दुल मनिक की सहायता से भारत के कालीकट पहुंचा था तथा समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये जो है पूछा जाता कि किसके दरबार में आया था, तो ऑप्शन में आपके राजा जमूरीन दिया जाता है, तो वहां से भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था तथा तीसरी बार जो है 1524 में भारत आया था। इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, उसे कोच्चि में दफनाया गया था। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आ चुका, पहले 1498 में आया, फिर 1502 में आया, फिर 1524 में आया, 24 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामारी या गोरिल्ला राजनीति थी? ठीक ना, गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे। इनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जवाब हो जाएगा मराठा। ठीक है ना, मराठा के जो शासक थे वह गोरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर थे, यानी छिपकर वार करना फिर छुप जाना। देखते हैं, गोरिल्ला रणनीति का प्रयोग शिवाजी महाराज और उसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा प्रभावी रूप से किया गया था। इस युद्ध पद्धति में घात लगाकर हमला करना, तोड़फोड़ करना, छापा मारना आदि रणनीतियां शामिल होती हैं। देखते हैं, इस युद्ध पद्धति को वर्गीगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध प्रणेता अहमदनगर के मालिक अंबर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया था। देखते हैं, 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था और मारा गया था। सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का जो है नवाब बना दिया था। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। मिलान करना है, देखिए इसके ऑप्शन भी देख लीजिएगा, इसको मिलान करना है। देखते हैं, एक तरफ जो है कुछ संस्थापक दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है कुछ संस्थाएं दी गई हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आ जाता है। आर्य समाज को देखा जाता है तो जो है दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है कौन थे आपके? ये थे आपके ज्योतिबा फूले थे, ज्योतिबा फूले। इस तरह से मिला देंगे तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ से देखा जाए तो ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर जो है व्याख्या में भी वही सेम चीज दिया गया है, इसे भी देख लेंगे। तो जो आ गया, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। देखिए सन याद करिएगा, बहुत ज्यादा यूपी त्रिवर्षीय सन पूछ रहा है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था। आर्य समाज की बात की जाए तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और सत्यशोधक समाज जो है 1873 में ज्योतिबा फूले जी द्वारा किया गया था। तो इस तरह से हमने जो है इतिहास का पूरा पोर्शन समाप्त कर लिया है। अब जो है आगे के लेक्चर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो तो वो भी बता दीजिए, इसका हम जो है डिटेल वीडियो भी ला देंगे, जिसमें आपके जो है पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन है, तो पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं तो एक बार ज़रूर हमको जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।